सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर वन शॉट रिवीजन। और इस वन शॉट रिवीजन के साथ हम लोगों की हो रही है बिल्कुल एकदम धमाकेदार तैयारी। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 आप रिवाइज कर चुके हैं एंड आई होप कि एक बार चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के बाद और फिर उसका वन शॉट समझने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा होगा कि हाँ, अब कुछ लग रहा है कि हमारी तैयारी हो रही है। अब कुछ लग रहा है कि जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें हम कुछ बहुत ही बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि पहले वाले चैप्टर के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आज फिर से करते हैं अपना एक और चैप्टर रिवाइज, विच इज़ चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जो पहली बार पढ़ा तो खूब समय लगाया, क्योंकि पहली बार था, कुछ बहुत सारी नई बातें थी जो आपको डिटेल में पढ़ानी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन आज फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, पर ये है कि बिल्कुल भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और वन शॉट रिवीजन की अटेंडेंस तो बिल्कुल भी ज़्यादा आपको मिस नहीं करनी है। अटेंडेंस तो ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये है कंपलसरी अटेंडेंस, जिसमें मैं देखूंगी कि कितने बच्चे रेगुलरली वन शॉट्स अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग लगाइए अपनी वन शॉट्स की अटेंडेंस, और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही बढ़िया चीज़ जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। सो ये लो बच्चों, सारी की सारी एक्रोनिम्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी वो एट वन प्लेस सिर्फ आपके लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के डेफिनेशन के साथ। कि जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो हमने समझा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, पर उससे भी पहले हमने एक और चीज़ के साथ इसको कंपेयर किया, प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। तो जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो आपके लिए बहुत सारे जनरल ट्रूथ और बहुत सारे लॉ को एक्सप्लेन करता है। कैसे एक्सप्लेन करता है कि जितनी बातें साइंस के अंदर कही जाती हैं उन सारी बातों को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा सकता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, और इन सभी टेस्टिंग से मिलने वाला जो आउटकम होता है वो हर जगह पर सेम होता है। मतलब कि न्यूटन का लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा वही सब हर बच्चे ने पढ़ा होगा कि जब भी किसी चीज़ को हवा में उछाला जाता है तो वो नीचे इसीलिए आती है क्योंकि उसके पीछे कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जितने भी साइंस के प्रिंसिपल हैं सभी के बीच में है एक कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसको मैनेजमेंट प्रिंसिपल से जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या समझ में आया। हमने ये समझा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो जस्ट एक गाइडलाइंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसी भी तरीके से आपकी कोई प्रॉब्लम का एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। आप जब मैनेजमेंट में आते हो काम करने के लिए तो हमारे मैनेजर कहते हैं कि यार हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे डिसीजन ले, किस तरीके से हमारे बिहेवियर को यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जाएगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हो तुम्हारे लिए वो किताब है जो तुम्हारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, प्लस तुम्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हो सकता है ये वाला प्रिंसिपल आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे, बट हम सिर्फ आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सजेशन टाइप है। आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है कि ये फिट बैठेगा या नहीं। जैसे कि घर में अगर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो वो भी आपको अपने सजेशन देते हैं कि बेटा आप ऐसा कर सकते हो, बट देखो वो सजेशन दे रहे हैं अपने ज़माने के हिसाब से, लेकिन आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा अपने ज़माने के हिसाब से, क्योंकि तब की सिचुएशन और थी, आज की सिचुएशन और है। तो गिवन सिचुएशन के अंदर कौन सा प्रिंसिपल मैच करेगा या गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये जस्ट एक गाइडलाइंस हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेंगे, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को ही समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे डिफर करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंस से। तो यहाँ पे बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ साइंस तो जस्ट एक स्टेटमेंट है जो आपको फंडामेंटल ट्रूथ बताता है किसी भी चीज़ के बारे में, और यहाँ पर होता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। बट वहीं पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो गाइडेंस है, ये तो ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करते हैं।
अब इसी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अगर हम टेक्निक से कंपेयर करें तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो वो गाइडलाइंस हैं जो आप डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल करते हो, एक्शन लेने के लिए इस्तेमाल करते हो और उसी के साथ साथ टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हो। अब टेक्निक्स क्या होती है बेटा? टेक्निक्स वो प्रोसीजर है, वो मेथड है, वो स्टेप्स है जो आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए। कि अगर आपका कोई गोल है उसको आपको अकम्प्लिश करना है तो उसके अकम्प्लिशमेंट के लिए आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो उन स्टेप्स को आप परफॉर्म करते हो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, तो उसे बोलते हैं हम टेक्निक। तो आ गया एक कंपैरिजन अच्छा वाला, बढ़िया तरीके का इन तीनों चीज़ों के बीच में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या जिसको आप फीचर भी कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं नेचर फीचर की बात करूं तो भैया अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में फ्रूटी और फैंटा पीने गए। अभी तुम लोग भी क्लास 12 के बाद जाओगे ना कॉलेज, तो तुम भी हो जाओगे अंडर ग्रेजुएट बॉयज, तो तुम भी जाना कॉलेज की कैंटीन में फ्रूटी और फैंटा पीने के लिए। पर हम तो यहाँ पर इससे क्या पढ़ने वाले हैं? अपना नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जिसमें बेटा यू से मतलब होता है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, कि जितने भी हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई किए जा सकते हैं। चाहे आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, स्मॉल हो, बिग हो, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, यानी कि हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जी से मतलब होता है हमारा जनरल गाइडलाइंस, कि जितने भी यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको बताए जा रहे हैं, बार बार मैं यही बात आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये सिर्फ गाइडलाइंस है, ये सिर्फ आपके लिए सजेशन है। अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन आपकी ऑल दी प्रॉब्लम्स का, तो नहीं, हम आपको सिर्फ यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं कि देखो भाई अगर ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि काम बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में, तो डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई कर लो। अगर आपको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेशन डिमांड करते हैं, ये कंपनी अच्छा रेम्यूनरेशन नहीं दे रही है, तो एक बार सोचो ना रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के प्रिंसिपल के बारे में, देखो ना कि वो तुम्हें किस तरीके की गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको ये सिर्फ गाइडलाइंस देते हैं, ये आपके किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बेटा कैंटीन का के है वो है हमारे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर, कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं उन सभी के बीच में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब कि जैसे कि एक प्रिंसिपल होता है डिवीजन ऑफ वर्क, जिसके अंदर ये बोला गया है कि आपको ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को स्किल्स के अकॉर्डिंग बांटना चाहिए, कि जिसके जैसे स्किल्स उसके अकॉर्डिंग मैच करता हुआ काम ही आप उसको दो। जैसे कि आप अपने यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर है, आपके यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर है, अब आप उसको क्या काम दोगे? आप उसको अकाउंटिंग वर्क दोगे। तो जिसके जैसे स्किल्स हैं उसके सूट करता हुआ अगर आप उसको काम दोगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा क्या आएगा? उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी। अब स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी जो ये मिल रहा है आपको, किसकी वजह से मिल रहा है? क्योंकि आपने डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई किया। तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया कॉज, और इससे ये जो आपको बेनिफिट मिला स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी, ये हो गया इसका इफेक्ट। तो हर एक प्रिंसिपल एक कॉज है और उससे मिलने वाला रिजल्ट, उसके अप्लाई करने के बाद होने वाले वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उसके इफेक्ट हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि सभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमने किसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर CO से हमारे पास कॉन्टिंजेंट, ये जो हमने CO यूज़ किया अपने एक्रोनिम में, वो है कॉन्टिंजेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। बहुत बार इससे जो MCQs हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल कॉन्टिंजेंट होते हैं। कॉन्टिंजेंट मतलब डिपेंडेंट, डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन क्या है, कल क्या सिचुएशन थी और आने वाली सिचुएशन क्या, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम बात कर रहे हैं, ये है हमारा यहाँ पर कीवर्ड, कि प्रिवेलिंग सिचुएशन क्या है, इस टाइम पर क्या चल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। कि पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज था, हमें लग रहा था कि सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक ही के हाथों में देंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ भी कम है। बट धीरे धीरे आपके बिजनेस की ग्रोथ हुई, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़े, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े, आपका बिजनेस बढ़ने लग गया, तो ऐसे में सेंट्रलाइजेशन से काम नहीं चल रहा है, तो आप फिर मूव ऑन हुए डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ। तो यहाँ पर जब आपने चेंज इंप्लीमेंट किया, ये क्यों इंप्लीमेंट किया? क्योंकि सिचुएशन अभी क्या चल रही है, अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है FO,
तो FO से हमारा क्या मतलब है, जो 40 का FO है, इससे हमारा मतलब था कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको रातों रात डेवलप नहीं किया गया। हमारे हेनरी फ्योल और हमारे टेलर साहब को रात को ऐसा कोई सपना नहीं आया था और सुबह उठ के उन्होंने कह दिया कि ये प्रिंसिपल होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, एक ने टॉप लेवल पे काम करके ऑब्जर्वेशन किया, एक ने ऑपरेशनल लेवल पर काम करके ऑब्जर्वेशन किया और देखा कि अलग अलग प्रिंसिपल्स को जब हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया तो उससे क्या आउटकम आए, उसको नोट डाउन किया, तब जाके वो हमारे सामने इन सभी प्रिंसिपल्स को लेकर आए हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। उसके बाद F, बट ये फ्लैक्सिबल होते हैं। फ्लैक्सिबल मतलब ये रिजिड नहीं होते, आप इन्हें चेंज कर सकते हो, ये कीवर्ड है इसके अंदर, आप इसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो एज पर द सिचुएशन। अब बच्चा कंफ्यूज होता है फ्लैक्सिबल और कॉन्टिंजेंट में। बेटा कॉन्टिंजेंट के अंदर मैं आपको ये बता रही हूं कि कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल को अप्लाई करना एज पर द गिवन सिचुएशन, कि अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा, कॉन्टिंजेंट वो बताता है। बट वहीं पे फ्लैक्सिबल क्या कहता है, फ्लैक्सिबल कहता है कि भाई जैसे जैसे आपकी बिजनेस सिचुएशन चेंज हो वैसे वैसे आपको चेंजेस इंट्रोड्यूस करने हैं, आपको अपने प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना है, उसके अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस की बात करता है फ्लैक्सिबल, कि बिल्कुल रिजिड नहीं है कि ऐसा ही अप्लाई होगा, आप उसके अंदर फर्दर चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप कि आपको सारे फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। एक हमारा रह गया है बिहेवियरल। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो मेनली बिहेवियरल है। बिहेवियरल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। अब देखो साइंस के प्रिंसिपल में ह्यूमन बिहेवियर का कोई काम ही नहीं है, वहां पर तो सारी चीजें क्या हो रही हैं कि भैया कुछ हमारे जनरल ट्रूथ्स हैं, कुछ लॉ है, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट वहां पर निकाल रहे हो। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं उन सब चीजों के बेसिस पर। बट जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो जब हम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो टोटली डिपेंड करता है वहां पर काम करने वाले एम्प्लॉयज के ऊपर। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर जो आउटकम होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसीलिए बोला गया कि ये कैसे होते हैं, मेनली बिहेवियरल। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ हम करेंगे अपने मम्मी के सपने को पूरा, फुलफिलिंग द मॉम्स इनसाइट इनटू रियलिटी, यानी कि जो जो हमारी मम्मी ने हमारे बारे में सोचा होगा उन सभी चीज़ों को हम रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे। अरे अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो फुलफिलिंग है वो फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। M से है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। O से है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन जो M आया वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। S से है बेटा साइंटिफिक डिसीजन। और उसके बाद इंसाइट्स इनटू रियलिटी हमारा फर्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइडिंग द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी एक्रोनिम बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले पॉइंट के साथ, प्रोवाइडिंग द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मतलब कि हमारे जो भी थॉट प्रोसेस है, हमने जो भी यहाँ पे सोचा हुआ है उसको रियलिटी में अब कम कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ये हमारी मदद करता है कि जो भी आपने सोचा आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग जैसे शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर और भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, उनके जैसा काम करना चाहते हैं, बट बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर आप कम नॉलेज के साथ किसी फील्ड में एंटर करोगे तो आपको एक बार सक्सेस मिलेगी, रैंडम सक्सेस मिलेगी, आपको कंफर्म्ड सक्सेस नहीं मिलेगी। बट अगर आप किसी चीज को पढ़कर जाएंगे, उसका पूरी नॉलेज लेकर जाएंगे, तो आपके सक्सेस पाने का जो रेशो है, जो रेट है, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यही बात समझाई कि जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की वजह से हमारी ये की लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारी जो नॉलेज है, एबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम पढ़कर जा रहे हैं। क्यों? BBA MBA के कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं मैनेजर पर्पस के लिए, कि अगर आप मैनेजर की जॉब सिक्योर करना चाहते हो तो ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि आपको BBA या MBA करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको पढ़ाई जाती हैं ये सारी चीज़ें कि बेटा आप प्रैक्टिकली तो सारी चीज़ों को करोगे, उसके लिए तुम आपको इंटर्नशिप कराएंगे, बट कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली भी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपको समझ आएगा कि मैनेजर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के अंदर किस तरीके से काम किया जाएगा, कैसे जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं आप उसको सॉल्यूशन निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी पास्ट मिस्टेक से भी यहाँ पर सीखते हुए वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना, ना तो हमें रिसोर्सेज को वेस्ट करना है, ना हमें उसे खाली छोड़ना है। मतलब कि आपकी जेब में अगर 500 रुपये है तो आपको उस 500 रुपये को आप सोचो कि मैं घर की तिजोरी में सेव करके रख दूं, घर की तिजोरी में ताला लगा के रख दूं, क्या दे रहा है वो आपको? कुछ नहीं ना। उसी 500 रुपये का आपको बेस्ट यूज़ क्या करना है, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दो या उसको किसी इस तरीके से प्रोडक्टिवली यूज़ करो कि वो आपको कुछ रिटर्न जनरेट करके दे। दिस इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पर भी ये बात समझाई जाती है कि हम लोगों को सबको पता है कि रिसोर्सेज जो है ना कंपनी के वो लिमिटेड होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको सिखाता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर आपने ये काम किया तो इसका क्या आउटकम हो सकता है। अगर आप किसी को ये काम बांट रहे हो तो उसके लिए उसको रिसोर्सेज कितने ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो क्योंकि आपको ये सारी बातें पहले से ही पता होती हैं तो यहाँ पर आप अपने डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, और जब आप डिसीजन सही लेंगे तो अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, जो वेस्टेज होगी वो कम हो जाएगी। और जब आप अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करेंगे, वर्क डिवीजन सही से होगा, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से सही समय पर अपना काम कर पाएगा, यानी कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजन। जितने भी हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अंदर डिसीजन लेते हैं वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल के जो डिसीजंस हैं वो साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं, थॉटफुल डिसीजन होते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके हमें यहाँ पे डिसीजन लेना होता है। हम यहाँ लॉजिक्स पे वर्क करते हैं, ब्लाइंड फेथ पे नहीं। मतलब आंखें बंद करके हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं बहुत ही सोच समझ के कर रहे हैं। किसी भी तरीके का यहाँ पर हमारा कोई पर्सनल बायस नहीं है कि मतलब हम पार्शियल हो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, ऐसी कोई पार्शियलिटी को हमें यहाँ पर जगह नहीं देनी होती। सारे डिसीजन सिस्टमैटिकली और साइंटिफिकली यहाँ पर बहुत सोच विचार करके लिए जाते हैं। तो जितने भी यहाँ पर डिसीजन होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं बेटा, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, थॉटफुल डिसीजंस होते हैं। और जहाँ पर हमारी जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जो हमारा पर्पस है, उससे हम उस चीज़ को जस्टिफाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं और सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो किसी ने भी मैनेजर के पर्सनल इंटरेस्ट को यहाँ पर इंडिकेट नहीं करते, वो उससे बिल्कुल फ्री होते हैं कि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, हम कोई किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर रहे या हम किसी के टूवर्ड्स अपनी एक पर्टिकुलर लाइकिंग शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारे पास मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। ये तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर से ही डील करता है कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लैक्सिबल होते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपकी मदद करते हैं क्योंकि वो डायनामिक होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, कि जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होगा, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी, वैसे वैसे हम यहाँ पर अपने आप को भी बदलेंगे। क्योंकि अगर हमने अपने आप को नहीं बदला तो हम लंबे समय तक टिक ही नहीं पाएंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपकी मदद करते हैं कि जैसे हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट हो वैसे अपने आप को चेंज कर लो। ठीक है, उसके बाद फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी मदद करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। जैसे कि एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जहाँ पर यह समझाया गया है कि आपको सभी के साथ जो बिहेवियर करना है वो जस्ट और इक्विटेबल होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर आपको ये समझाया गया कि आपका जो बिहेवियर है वो सबके साथ अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब इन द सेंस ऑफ कि एक मैनेजर चाहे वो कोई भी तो हमारा एक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब उस रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी भी एम्प्लॉय को जब हम कोई भी पे देते हैं यानी कि कोई पैसा देते हैं तो वो जस्ट एंड फेयर यानी कि जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए, कि एटलीस्ट वो इतना पैसा तो हो कि हमारे वर्कर का एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके, एट द सेम टाइम वो इतना हो कि कंपनी के पेइंग कैपेसिटी के अंदर आता हो। मतलब दोनों के फेवर में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जब भी बात हो रही होती है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जैसे कि इक्विटी है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है। तो वो सारे के सारे प्रिंसिपल कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में मदद करते हैं टूवर्ड्स द सोसाइटी। आखिरी हमारे पास यहाँ पर आया मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो आपके कहीं ना कहीं करिकुलम का पार्ट होंगे। जब भी आप मैनेजमेंट की स्टडी करने जाओगे या इस फील्ड में आगे बढ़ोगे तो आपके रिसर्च वर्क में, आपके एकेडमिक लेवल पर आपको ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ाए जाएंगे। ये आपका करिकुलम का पार्ट होंगे, बिगनर्स लेवल पे आपको सिखाए जाएंगे। और मान लो कि शुरुआत तो आपकी क्लास 12 से हो ही चुकी है जहाँ पर उन्होंने आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ाने शुरू भी कर दिए हैं और अभी ये पिक्चर बहुत बाकी है। ठीक है, सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपके मैनेजमेंट के कोर है, मतलब ये दिल है तुम्हारा जिसको तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा।
और ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, जो आपकी फर्दर बेस बनाएंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस हो गए होंगे बिल्कुल क्लियर। चलिए अब बात करते हैं टेलर के प्रिंसिपल की, जो कि है साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है ये जानना एग्जैक्टली कि आप अपने लोगों से क्या काम कराना चाहते हैं। अब अपने लोगों से हमारे यहाँ पे क्या मतलब था, आपके एम्प्लॉयज। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्योंकि सिस्टमैटिकली वर्क के ऊपर एकदम पूरा फोकस करता है, तो वो ये कहता है कि पहले तो आपको ये पता हो सिस्टमैटिकली कि आप अपने लोगों से क्या काम कराना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ आपको ये पता हो कि आपके वो सारे एम्प्लॉयज उस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में करें। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहता है ये जानना एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि आप क्या चाहते हैं कि वो क्या काम करें, एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट इन द चीपेस्ट वे, और वो सभी लोग इस काम को बेस्ट और चीपेस्ट वे में करें। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर सारे काम कैसे हो रहे हैं, सिस्टमैटिकली। अब पढ़ते हैं टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके लिए हम लोग कहेंगे साइंस का डेवलपमेंट होगा कॉपरेशन और हार्मनी से। साइंस का डेवलपमेंट होगा कॉपरेशन और हार्मनी से, और इसी के अंदर छुपे हैं हमारे सारे के सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल, जैसे कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो चलिए वन बाय वन पहले इसको समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले प्रिंसिपल से, जिसका नाम है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब कि ये साइंस है, कोई तुम्हारा रूल ऑफ थंब नहीं। अब रूल ऑफ थंब का मतलब होता था कि जहाँ पर एक मैनेजर अपने पर्सनल इंटरेस्ट का इस्तेमाल करता था ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से वहाँ पर काम किया जाता था। लेकिन जब टेलर ने यहाँ पर FW टेलर साहब ने जब यहाँ पे प्रिंसिपल्स को इवॉल्व किया, तो उन्होंने ये बात समझाई कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड ज़रूर होता है। कोई भी काम आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हो, बट हमें ढूंढना है वो बेस्ट मेथड जो हमारी टाइम, मनी, एफर्ट्स इन सबको सेव कर जाएगा। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में यही बात समझाई गई कि आपको ढूंढना होगा वो वन बेस्ट मेथड जो मैक्सिमाइज करेगा आपकी एफिशिएंसी, और ये काम सिर्फ और सिर्फ कैसे किया जा सकता है, थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रिंसिपल आया हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में यही बात समझाई जाती है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को आपस में मिलजुल कर काम करना है। दोनों को बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि यार ये काम अगर पूरा हुआ है तो ये काम तो मेरी वजह से पूरा हुआ है। वर्कर कहे कि मैं काम नहीं करता तो मैनेजमेंट क्या कर लेता, और मैनेजमेंट ना ये सोचे कि अगर मैं ये काम करना ये नहीं बताता कि ये काम कैसे होगा तो ये वर्कर ये काम कैसे कर लेते। नहीं, कोई भी काम अगर किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर माना जाएगा कि दोनों की मदद से ही उस काम को पूरा किया गया है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में समझाया गया दैट देयर शुड बी द कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। और उसके अंदर हमने एक और चीज़ की बात करी, मेंटल रेवोल्यूशन की। तो मेंटल रिवोल्यूशन ये कहता है कि दोनों को ये समझना होगा कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं चेंज इन एटीट्यूड होना चाहिए टूवर्ड्स ईच अदर, जहाँ पर ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि दोनों का अपना अपना पार्ट यहाँ पर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हुई हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। उसके बाद नेक्स्ट आया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि भाई कॉपरेट करके चलो, ये अकेले अकेले मत समझो कि यार मैं ही सब कर लूँगा, वर्कर सोचे मैं सब कर लूँगा, मैनेजमेंट सोचे मैं सब कर लूँगा। नहीं, यहाँ पर हमें किसी को भी एक अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं करनी है, या हमें ग्रुप में रहकर काम करना है। तो कॉपरेशन लेकर आना है, कंपटीशन को रिप्लेस करना है। तो इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हम लोग इनवाइट कर सकते हैं अपने वर्कर्स से। तो ये सारी बातें कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म कहता है, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला, दैट कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द कॉपरेशन। नेक्स्ट उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन
cohesion और greatest efficiency and prosperity। मतलब यहाँ पर ये बात समझाई गई कि अगर हमें किसी का भी डेवलपमेंट करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हर एक पर्सन डेवलप हो और एफिशिएंसी और प्रोस्पैरिटी के साथ काम करे, मतलब वो फले फूले, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो हमारे वर्कर्स हो। अब ये काम कैसे हो सकता है? अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को साइंटिफिकली सिलेक्ट करेंगे। साइंटिफिकली सिलेक्ट करने का मतलब है कि जिसको जो काम करना आता है, जिसके स्किल्स जिस चीज़ के रिगार्डिंग है, अगर वही काम उसको करने को दोगे तो वो उस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करेगा, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी, जिससे ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पैरिटी बढ़ने लग जाएगी, जो कि एक कंपनी के लिए भी अच्छा है एज वेल एज एक एम्प्लॉय के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि वर्कर का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो सही तरीके से होना चाहिए। अगर वो वाला स्टेप गलत हो गया तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी ख़राब हो सकती है। तो ये तो हमें टेलर साहब जी ने बताया अपने प्रिंसिपल्स की हेल्प से। अब टेलर जी क्योंकि भैया साइंटिस्ट आदमी थे, कहाँ ही रुकने वाले थे, तो प्रिंसिपल के साथ साथ उन्होंने हमें कुछ अपनी टेक्निक्स भी दे डाली। और टेक्निक्स में हमने ये समझा कि फंक्शनल वर्क करने से सिंप्लीफिकेशन आता है और मिलती हैं डिफरेंट वेजेस। तो ये थी हमारी एक्रोनिम फॉर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें फंक्शनल से हमारा मतलब है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। उसके बाद वर्क हमारा बेटा वर्क स्टडी के लिए हमारे पास 4 तरीके की वर्क स्टडी होती है: मैथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फेटिक स्टडी। तो ये 4 स्टडी होती हैं जो वर्क स्टडी के अंडर काउंट होती हैं और इसी के लिए यहाँ पर ये वर्क लिखा गया है। देन सिंप्लीफिकेशन आ गया हमारा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के लिए। उसके बाद हमारे पास ये जो डिफरेंट वेजेस हैं बेटा, ये है हमारी लास्ट टेक्निक, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी कुछ टेक्निक्स है जो हमें टेलर साहब जी ने प्रोवाइड कराई हैं। तो चलिए वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप के अंदर टेलर ने अपने यहाँ पर काम को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। उन्होंने कहा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा प्लानिंग का काम और दूसरा होता है हमारा एग्जीक्यूशन यानी कि प्रोडक्शन का काम। तो उन्होंने कहा कि काम को 2 हिस्सों में बांटते हैं, प्लानिंग और प्रोडक्शन, या जिसको आप एग्जीक्यूशन भी कहते हो। तो उन्होंने काम को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 8 स्पेशलिस्ट में डिवाइड किया, जिसके अंदर उन्होंने रखे 4 प्लानिंग इंचार्ज और 4 अपने प्रोडक्शन इंचार्ज, और हर एक को एक ना एक काम उन्होंने यहाँ पर सौंप दिया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर प्लानिंग इंचार्जेस की बात करूँ तो हमारे पास 4 प्लानिंग इंचार्ज थे, जिसमें सबसे पहला इंचार्ज था हमारे पास इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इस इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस को ड्राफ्ट करना कि कौन क्या काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क ने ये बताया कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर वर्क। अब डायरेक्शन ऑफ वर्क के लिए यहाँ पर वो ये नहीं बता रहे कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये सब नहीं बता रहे थे। वो ये बता रहे थे कि आप किस डिपार्टमेंट में जाकर बेसिकली काम करने वाले हैं। उसके बाद आया हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या कहता है कि कितने टाइम पीरियड में आपको काम करना है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए और कितने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बनाता है टाइम एंड कॉस्ट शीट। अब इन सभी के बीच में भाई डिसिप्लिन तो हमें मेंटेन करना ही था, तो डिसिप्लिनेरियन यानी कि एक मॉनिटर टाइप हमें यहाँ पर बनाना पड़ा कि अगर कभी भी वर्कर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन आप मेंटेन करोगे। तो ये चारों हैं हमारे स्पेशलिस्ट जो कहलाते हैं प्लानिंग इंचार्ज। तो ये 4 प्लानिंग इंचार्ज हो गए। अब अगर प्रोडक्शन इंचार्जेस की मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस का काम क्या होता है? स्पीड बॉस कहता है कि टाइमली और एक्यूरेटली हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए, सही समय पर सही तरीके से काम पूरा हो जाए, ये इंश्योर करता है स्पीड बॉस। उसके बाद आता है गैंग बॉस। गैंग बॉस का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स और टूल्स रेडी रहें ऑपरेशन के लिए, मतलब कि मेरी गैंग आए और आते अपने अपने कामों पर लग जाए, उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो मशीन्स और टूल्स को रेडी रखना काम करने के लिए वो गैंग बॉस का काम है। और इसी के साथ आता है हमारा रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करता है? ये मेंटेनेंस करता है, हमारी जितनी मशीनें वहाँ पर लगी हुई हैं उन सभी मशीनों की जो मेंटेनेंस है वो कौन करके देता है? हमें रिपेयर बॉस करके देता है। और लास्ट में आता है हमारा इंस्पेक्टर, जिसका काम क्या है? क्वालिटी ऑफ आउटपुट चेक करना।
भाई ठीक है, हमने सारी चीज़ों को तो देख लिया है, अब काम हो चुका है, उसकी क्वालिटी को भी हमें यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है। तो ये 4 होते हैं हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज, और इन 8 स्पेशलिस्ट के अंडर काम करते हैं हमारे वर्कर्स। तो ये हमें समझाया गया फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर कि काम को बांट दो 8 स्पेशलिस्ट के अंदर, हर कोई अपना अपना काम करने में स्पेशलिस्ट होगा, माहिर होगा और बेहतर तरीके से उसको कर पाएगा। अब कहीं ना कहीं इस वाले प्रिंसिपल ने हमें याद दिलाई हमारे फियोल के एक प्रिंसिपल की, जिसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, जहाँ पर भी काम को लोगों के स्किल्स के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। बट वहीं पर ये प्रिंसिपल हमारे फियोल के एक प्रिंसिपल को वायलेट करता है, जिसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि वहाँ पर तो ये बोला जाता है कि एक सुपीरियर का एक ही बॉस होना चाहिए, बट यहाँ पे 8 बॉस उन्होंने बना दिए वर्कर्स के ऊपर। तो ऐसे में यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड को हमें दिख रहा है कि यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करना, एक ऑब्जेक्टिव, एक बेंचमार्क सेट कर देना। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं जब 1 घंटा बैठती हूँ तो मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ, ये मेरा स्टैंडर्ड है। कि जब मैं ऑन एन एवरेज, अगर मैं बिल्कुल सही फील कर रही हूँ, बिल्कुल भी थकी हुई नहीं हूँ, तो 1 घंटा अगर मैं बैठूँ तो मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये मेरा स्टैंडर्ड है वर्क करने का। लाइकवाइज एक मशीन है, अगर हम उसको 3 घंटे चलाते हैं तो 3 घंटे में 10 यूनिट प्रोड्यूस करके देती है, तो ये उस मशीन का स्टैंडर्ड है। एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल जब हम यूज़ करते हैं तो हमें 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बना के दे देता है, तो ये क्या है, ये उसका स्टैंडर्ड है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में ये बताया कि हर एक चीज़ का आप स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हो, चाहे वो आपकी प्रोसेस हो, रॉ मटेरियल हो, टाइम हो, प्रोडक्ट हो, मशीन हो, मेथड हो, वर्किंग कंडीशन हो, हर किसी चीज़ का। ठीक है, देन उन्होंने हमसे बात करी, देन बात करी गई सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के लिए उन्होंने ये बोला कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि एलिमिनेट कर दो जितनी भी ये अननेसेसरी वेराइटीज़ हैं, साइजेस हैं, डायमेंशन है, जो बिना मतलब की तुमने एक्टिविटीज़ ऐड कर रखी है, इसको हटा दो। जैसे कि एक कंपनी ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स बेच रही है, 4-5 प्रोडक्ट में वो डील कर रही है, बट उसका एक प्रोडक्ट ऐसा है जो उसको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रहा, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे में आपको सिंप्लीफिकेशन को अपनाना है और उस अननेसेसरी एक्टिविटी को क्या कर देना है, हटा देना है, जिससे आपका जो फोकस है वो उन बाकी बचे हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर लग सके, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो उस वाले प्रोडक्ट्स के जो बाकी बचे हुए प्रोडक्ट्स है उस पर आप उनको इस्तेमाल कर सके। तो ये समझाया गया सिंप्लीफिकेशन के अंदर कि प्रोसेस को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो, अननेसेसरी जो डाइवर्सिटीज़ हैं उसको आपको यहाँ पर हटाना है। और स्टैंडर्डाइजेशन में क्या समझाया गया कि हर एक चीज़ का हमें क्या सेट करना होता है, स्टैंडर्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव भी होता है कि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस ऑफ परफॉर्मेंस सेट कर सकते हैं। यानी कि जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे मैन, मशीन और मटेरियल, इनका स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि इनका बेस्ट परफॉर्मेंस लेवल क्या हो सकता है। प्लस जब आप स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करते हो ना, तो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और मटेरियल्स के बीच में इंटरचेंज एबिलिटी भी सेट होती है। जैसे कि अगर आप कोई एक पेन लेने के लिए जा रहे हैं किसी भी शॉपकीपर से, तो वो किसी बॉक्स में से अगर आपको पेन निकाल के दे रहा है तो उस बॉक्स में जितने भी पेन होंगे वो सभी सेम स्टैंडर्ड के होंगे, वो चाहे आपको कोई सा भी पिक करके दे दे वो सब सेम है, क्योंकि उनके बीच में इंटरचेंज एबिलिटी है, क्योंकि वो सेम स्टैंडर्ड से बनाए गए हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक के ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि एक तो हमें स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस परफॉर्मेंस सेट करना है, इंटरचेंज एबिलिटी भी यहाँ पर हमको देखनी है कि मैन्युफैक्चर्ड हो गए जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किए जा सकते हो। ठीक है, चलिए ये दोनों ही स्टडी सबसे बड़ी होती है हमारी। उसके बाद वर्क स्टडी में छोटी छोटी स्टडीज़ है हमारी, जैसे कि मेथड स्टडी। मेथड स्टडी ये कहता है कि किसी भी काम को करने के, फिर से वही बात, आपको पता है कि बहुत सारे मेथड होते हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ऐसा मेथड फाइंड आउट करें, वो बेस्ट मेथड फाइंड आउट करें जो मिनिमाइज़ करे कॉस्ट को और मैक्सिमाइज़ करे क्वालिटी ऑफ आउटपुट को। मोशन स्टडी के अंदर हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि वो सामान को उठा रहे हैं, खुद उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसी सामान को उठाते हैं, रखते हैं या अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कुछ अननेसेसरी मूवमेंट्स हो उनके, तो बेसिकली हम उनके अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव आवर्स उनके ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर मोशन स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। टाइम स्टडी, अब टाइम स्टडी क्या बताता है, द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, कि किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए। बट इसके डेफिनेशन से ज़्यादा इसके ऑब्जेक्टिव हमें याद होने चाहिए कि टाइम स्टडी से हमें क्या पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हमें यहाँ पर एम्प्लॉय करने होंगे,
कि जब हमें ये पता चल गया कि एक काम इतने समय में किया जा सकता है, तो हमारे सामने कोई टारगेट है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर हमें पता है कि एक वर्कर 1 घंटे में एक प्रोडक्ट बना रहा है और हमारे सामने एक टारगेट है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितने वर्कर चाहिए होंगे। और जब वर्कर पता चल जाएंगे तो आपको यहाँ पर उसकी लेबर कॉस्ट भी पता चल जाएगी कि किसी भी काम को करने की आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी लगेगी। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। फैटिग स्टडी, थकान, कि लगातार काम करते करते हम थका थका महसूस करते हैं, तो उस काम के दौरान हमारे वर्कर्स को कितने अमाउंट और कितनी फ्रीक्वेंसी के रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। कि जैसे कि आपके स्कूल में भी 8 पीरियड्स लगते हैं, तो हर 4 पीरियड के बाद आपको एक रिसेस मिल रही है और अगले 4 के बाद तो आपको घर ही भेज दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जब आप 8 पीरियड अगर लगातार पढ़ेंगे तो आपका स्टैमिना जो है वो डाउन हो जाएगा, तो 4 पीरियड लगातार पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेक मिला ताकि आप अपना स्टैमिना रीगेन कर सके और फिर से उसी स्टैमिना के साथ, हाई पोटेंशियल के साथ आप फिर से काम कर सके। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फैटिग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो हम सभी को पता है, बट कई बार अगर हम बैड वर्किंग कंडीशन में हो, मतलब कि जैसे कई बार क्या होता है गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है आप लोगों को क्लासरूम्स में, तो ऐसे में आप लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पढ़ना चाहते हो बट वो एफिशिएंसी वो नहीं आ रहा होता, अंदर से वो पोटेंशियल नहीं आ रहा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो जिस कंडीशन में आप लोग काम कर रहे हो वो कंडीशन आपके लिए फेवरेबल नहीं होती। प्लस कई बार जब हमारे सुपीरियर से, सबॉर्डिनेट से या हमारे कुलीग से हमारी नहीं बनती है, अनकॉर्डियल रिलेशनशिप्स है जब हमारे लोगों के साथ, यानी कि जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारे कोई अफेक्शन नहीं है, तो ऐसे में भी आप थका थका महसूस करते हैं, यानी कि आपका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि जैसा काम वैसा दाम। भाई यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि हम एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग करना चाहते हैं, कामचोर और मेहनती वर्कर्स को अलग करेंगे, तो हमने यहाँ पर वेज रेट अलग कर दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जो 100 यूनिट बनाएगा उसको 20 रुपए के हिसाब से वेजेस मिलेंगी, जो 100 से कम बनाएगा उसको 10 के हिसाब से मिलेगी। अब जिसकी यूनिट्स 100 से कम रही होंगी उनका वेज रेट क्या है 10, और जिसकी 100 से ऊपर उनका वेज रेट है 20। तो ऐसे में अलग अलग वेज रेट को इंट्रोड्यूस करके हमें पता चला कि वो कौन से वर्कर्स हैं जो टाइम से काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं, टारगेट अचीव कर पा रहे हैं, और कौन से ऐसे हैं जो हमारे निकम्मे नालायक वर्कर हैं जो काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी टाइम से और ना ही टारगेट को अचीव करते हैं। तो भाई जितना काम करोगे उतना ही आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। प्लस कहीं ना कहीं इसको एक मोटिवेशन की तरफ से भी देखा गया कि एक बार जब किसी को पैसा कम मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम वो मोटिवेट होगा और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा ताकि उसको भी हाई वेज रेट के हिसाब से उसकी वेजेस मिल सके। ठीक है, तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में तो यही सब चीज़ें सिखाई गई। नेक्स्ट मेंटल रिवोल्यूशन हम ऑलरेडी कवर अप करके आ चुके हैं, उन्होंने बस यहाँ पर एक बार फिर से बताया गया आपको कि मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपके आउटलुक में चेंज करना, आपके सोच विचार में चेंज करना, आपके एटीट्यूड में चेंज लेकर आना कि भैया मैनेजमेंट और वर्कर्स को ये समझना है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने टेलर जी की सारी बातें अब यहाँ पर समझ ली और पढ़ ली। अब आते हैं हमारे फ्योल साहब जी के पास। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि टेलर जी ने तो बहुत सारी बातें बता दी अपनी टेक्निक्स के थ्रू, अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू। अब फ्योल जी क्या कहते हैं? तो फ्योल जी कहते हैं, ओ डैड आर यू श्योर CS इज ईजी, आर यू श्योर CS इज ईजी। तो ये अपने डैड से पूछ रहे हैं फ्योल साहब, और इसी में हमने सारे छुपा दिए अपने 14 के 14 प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, O से है बेटा ऑर्डर, D से है डिवीजन ऑफ वर्क, A से हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, D से हमारे पास डिसिप्लिन, R से हमारे पास रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, U से है यूनिटी ऑफ कमांड, S से है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, फिर U से हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर से R आया, ये R हमारा किसी यूज़ का नहीं है। उसके बाद आया E का मतलब है हमारे पास इक्विटी, C का मतलब है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, S का मतलब है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, I का मतलब है इनिशिएटिव, S से हमारा मतलब है स्केलर चेन, E से हमारे पास है एस्पिरेट डिकॉप्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारे छुपे हैं सारे के सारे प्रिंसिपल्स। चलिए अब लास्ट इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? डिवीजन ऑफ वर्क सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि काम को बांटो एज पर द स्किल्स, कि भाई जिसको जो काम करना आता है उसके हिसाब से आप काम को बांटो, क्योंकि जब रिपीटेडली एक पर्सन उस काम को ऑन द डेली बेसिस करेगा
तो उससे वो उस काम में क्या हो जाएगा, माहिर हो जाएगा। और माहिर जब हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि भैया तुम तो स्पेशलिस्ट हो गए उस काम को करने में। और जब हम स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो हम रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते और हमें क्या मिलती है, एफिशिएंसी। तो डिवीजन ऑफ वर्क में तो यही बोला गया कि डिवीजन ऑफ वर्क अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर वर्क को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी। देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर अथॉरिटी का मतलब राइट टू कमांड है, वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपकी ड्यूटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म द असाइन टास्क, कि आपको जो भी काम दिया गया है उसको आपको समय से कंप्लीट करना है। अब उन्होंने एक चीज़ समझाई कि दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बैलेंस के लिए मैंने आपको एक वर्ड भी बताया था, पैरिटी। अब क्यों कहा उन्होंने कि बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो अथॉरिटी का मिसयूज हो जाएगा, बट वहीं पे अगर अथॉरिटी कम रह जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो आपका जो वर्कर है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा टू अकम्प्लिश द टास्क, कि भाई आपने उसको पावर तो कम दी, जिम्मेदारी ज़्यादा दे दी तो वो नहीं कर पा रहे उस काम को। तो इसीलिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए कि जितना काम उतना ही आपने उसको पावर देना है। ठीक है, नेक्स्ट डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन की बात करूँ तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, कुछ एग्रीमेंट बनाए गए होंगे, आपको उनका नियम कानून का पालन करना है। बट उसके अलावा डिसिप्लिन में कुछ और भी बातें यहाँ पर समझाई जाती हैं, जैसे कि गुड सुपीरियर एट ऑल दी लेवल्स, कि हर लेवल पर अच्छे सुपीरियर्स होने चाहिए, कि भाई ऐसे सुपीरियर्स जो अपनी बातें से बोलना ही ना चाहें, हमारी बात को सुनना भी चाहें। प्लस और यहाँ पर क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, कि ऐसे एग्रीमेंट्स होने चाहिए जो एक तो सबकी समझ में आए हो, क्लियर हो। क्लियर मतलब जो भी टर्म्स और कंडीशन है वो दोनों पार्टीज को अच्छे से समझ आई हो, दोनों के लिए उसका मतलब सेम ही है। उसके अलावा एग्रीमेंट फेयर होना चाहिए, फेयर मतलब दोनों पार्टीज के फेवर में होना चाहिए। और अगर कोई इन एग्रीमेंट में लिखी हुई बातों को तोड़ता है तो भैया आपको फिर यहाँ पर भरनी पड़ेंगी क्या, पेनल्टीज। तो अगर आपने इन चीज़ों को नहीं माना, एग्रीमेंट में लिखी हुई बातों को, तो पेनल्टीज भरनी पड़ेंगी। तो ये तीन बातें भी डिसिप्लिन के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। एज वेल एज डिसिप्लिन यहाँ पर भी है कि अगर आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, कि आपने वादा किया था विद द हेल्प ऑफ दिस एग्रीमेंट अपने कंपनी से कि भैया हम आपको लॉस से बाहर निकलवाएंगे और तब तक हम आपसे अनरीजनेबल डिमांड नहीं करेंगे, कोई डबल वेजेस आपसे नहीं मांगेंगे। एट द सेम टाइम कंपनी भी कहती है कि ठीक है भाई हमें लॉस से बाहर निकलवा दो, लॉस से बाहर निकलते हम आपकी वेजेस को डबल कर देंगे। तो दोनों को अपने कमिटमेंट को पूरा करना है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट में आए हैं। तो ये भी डिसिप्लिन के बारे में ही बात करता है। ठीक है, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हमारे पास किसी भी एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं हो, कि भैया एक ही बॉस को जवाब, एक ही सबऑर्डिनेट दो लोगों को जवाब दे रहा है जाके एक ही काम से रिलेटेड, कि भाई हमने अपने सेल्समैन को कहा कि कस्टमर के साथ जाके डील नेगोशिएट कर लो और डिस्काउंट दे देना, मार्केटिंग मैनेजर ने कह दिया 10% का डिस्काउंट दे देना, फाइनेंस मैनेजर कहता है इसे 5% का डिस्काउंट दोगे। अब एक ही काम के लिए दो अलग अलग लोगों ने उसको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दी। अब उसके माइंड में कन्फ्यूजन आते हैं कि भाई किसकी बात मैं मानूँ, दोनों ही मेरे लिए सुपीरियर है। तो ऐसा डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, कि वन एंड ओनली वन बॉस होना चाहिए किसी भी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन हेड शुड हैव वन प्लान, कि एक ग्रुप का एक ही प्लान होना चाहिए। जो सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ है आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड करो, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो हमने सभी डिपार्टमेंट्स को उनके नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। अब हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने गोल के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, किसी का भी काम किसी दूसरे के काम के बीच में टांग ना अड़ाए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। बेसिकली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है वो होता है टू अवॉइड द ओवरलैपिंग। अब कैसे, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कार्स भी बनाई जाती हैं और स्कूटर्स भी बनाए जाते हैं, तो दोनों के डिवीजन अलग कर दो, दोनों के रिसोर्सेज अलग कर दो, ताकि एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी टांग ना अड़ाए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है सेकेंडरी, कि जब भी अगर कंपनी के अंदर हम देखें पोजीशंस की, तो जनरल इंटरेस्ट पहले नंबर पर आता है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट सेकंड नंबर पे, सेकेंडरी पोजीशन है। मतलब कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की हित की जो बात है उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी,
एक किसी पर्सन के बेनिफिट के आगे, कि कोई एक पर्सन कोई एक डिमांड कर रहा है, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सफ़र नहीं कराया जाएगा। हमेशा प्रायोरिटी जनरल इंटरेस्ट को दी जाएगी, क्योंकि एक कंपनी से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी एक की वजह से बाकियों का नुकसान नहीं कराया जा सकता। इसीलिए हमेशा डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी जाएगी हमेशा किसको, हमारे जनरल इंटरेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है हमेशा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसके ऊपर, किसी भी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेम्यूनरेशन हमारा होता है जस्ट एंड इक्विटेबल, या जिसे आप जस्ट एंड फेयर भी कह सकते हो। फेयर से हमारा मतलब है कि भाई जस्ट से पहले हमारा मतलब क्या है कि एटलीस्ट आप इतना तो पे करो कि हमारा जो वर्कर है वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर मैं फेयर की बात कर रही हूँ, इक्विटेबल की बात कर रही हूँ, तो वो कहेगा कि ये हमारी कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो पेइंग कैपेसिटी है, उसके अंदर भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कंपनी पे बर्डन कर रहे हैं कि भाई कंपनी पे नहीं कर पा रही और उतना हम रेम्यूनरेशन डिमांड कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टी के फेवर में होना चाहिए। कंपनी पैसा देकर खुश है, एम्प्लॉय पैसा लेकर खुश है, रेम्यूनरेशन ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जहां पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल के हाथों में होती है, सारा का सारा डिसीजन टॉप लेवल ही लेंगे। बट वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब उसी अथॉरिटी को हम लोअर लेवल के साथ क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं कि भाई जो जहां काम कर रहे हैं वहां पर आपकी अथॉरिटी आपके हाथों में ही है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, भाई देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है तो भी हमारा काम नहीं चल सकता कि भाई सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी पावर हम टॉप लेवल के हाथों में दे रहे हैं। और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड होकर, सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड होकर भी नहीं चलाया जा सकता कि तुमने सारी की सारी बागडोर लोअर लेवल के हाथों में दे दी। तो कुछ चीज़ों को हमें सेंट्रलाइज रखना चाहिए जो मेन हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, और कुछ रूटीन वर्क हमें डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये समझाया सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कि एक बैलेंस होना चाहिए, जहाँ पर ये समझाओ कि भाई जो आपके मेन एक्टिविटी है वो टॉप लेवल अपने हाथों में रखे, और रूटीन वर्क के लिए बार बार सबऑर्डिनेट आपको डिस्टर्ब ना करे, तो उसको डिसेंट्रलाइज कर दो। तो बैलेंस बनाओ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, स्केलर चेन। अब स्केलर चेन को तो हम लोगों ने ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा कि ये होती है हमारी स्केलर चेन, जहां पर आपको बात करने का एक रूट फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं पे भी आया और किसी से भी बात करके चला गया, आपको पूरी तरीके से इस चेन को यहाँ पर फॉलो करना है। कि मान लो सी को अगर ई से बात करनी है तो सी पहले बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए ई को बताएगा, और रिप्लाई भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आता है। तो इसे बोलते हैं चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर हमारी स्केलर चेन, जो आपको एक रूट स्पेसिफाई करता है टू कम्युनिकेट। ठीक है, जहाँ पर वो ये बताता है कि ए बी और ई का सुपीरियर है, वहीं पे जो बी है वो सी का सुपीरियर है, सी जो है वो डी का सुपीरियर है। तो एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप भी जो है वो स्केलर चेन की हेल्प से एस्टैब्लिश होता है, जिसमें ये लोवेस्ट टू हाईएस्ट और हाईएस्ट टू लोवेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से फॉर्मल लाइंस जा रही हैं। अब कभी इमरजेंसी आए तो क्या करें, तो इमरजेंसी के केस में एक शॉर्टेस्ट रूट ये हमें प्रोवाइड करते हैं कि दो सेम लेवल के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेम लेवल के कैंडिडेट्स हैं, जो सेम लेवल के हमारे वर्कर्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, और उस रूट को हम यहाँ पर बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। ठीक है, तो देखिए ज़रा, ये फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी हैं जो हाईएस्ट टू लोएस्ट जाती हैं, जिसको हम स्केलर चेन कह रहे हैं। और गैंग प्लैंक वो शॉर्टर रूट है जिसमें कम्युनिकेशन डिले नहीं होता, जिसको ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है, जहाँ पर ये समझाया गया कि हर किसी चीज़ के लिए एक प्लेस होनी चाहिए और हर किसी के लिए भी प्लेस होनी चाहिए। एवरीथिंग एंड एवरीवन मस्ट बी एट हिज और इट्स प्लेस, कि चाहे हमारे यहाँ पर हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, सबकी जो प्लेस है वो फिक्स होनी चाहिए। जिसमें हमने कहा कि अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का अरेंजमेंट करते हो तो उसे हम सोशल ऑर्डर कहते हैं, वहीं पे अगर आप अपने फिजिकल रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हो तो उसे हम मटेरियल ऑर्डर कहते हैं। तो दोनों ही ऑर्डर को हमें यहाँ पे मेंटेन करना है, क्योंकि अगर सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ, लोग अपनी जगह पे नहीं हुए, तो सबऑर्डिनेट बेचारा ढूंढता रह जाएगा कि हमारा सुपीरियर कहाँ है, कैसे सजेशन लें। वहीं पे अगर मटेरियल ऑर्डर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो एक वर्कर
सामान ढूंढता ही रह जाएगा, उसको किसी एक टूल की ज़रूरत है, उसे पता ही नहीं कि वो टूल कहाँ है, क्योंकि वो टूल रूम में अपनी जगह पर था नहीं, आपने मटेरियल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, तो वो ढूंढता ही रह जाएगा और जब तक उसको वो टूल नहीं मिलेगा वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें ऑर्डर प्रिंसिपल के अंदर सभी चीज़ें और सभी लोगों को अपनी अपनी जगह पर फिक्स करने के बारे में समझाया जाता है। नेक्स्ट, इक्विटी। अब इक्विटी का प्रिंसिपल कहता है कि भैया किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं तो सबके साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, चाहे कोई किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी नेशनैलिटी, किसी भी कलर का हो, किसी भी जेंडर का हो, इन सभी चीज़ों के बेसिस पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी, स्थिरता, पर्सनल एम्प्लॉय, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसके काम करने का जो टाइम पीरियड है वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं तुम्हें कहूँ कि अरे चिंटू या अरे पिंटू, तुमने तो अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, एक काम करो, एक ही दिन में तुम मुझे टॉपर बन के दिखा दो, है ना। जब तुम लोग क्लास 11th में आए थे ना, तो क्लास 11 में जब बच्चा नई नई अकाउंटेंसी पढ़ना शुरू करता है तो पहले से उसके माइंड में ना वो डेबिट क्रेडिट चल रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से सुन के आता है, तो उसको लगता है कि पहली क्लास में उसको अकाउंटेंट बना दिया जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पहली क्लास में आप कैसे ये जज कर सकते हो, कैसे आप ये सोच सकते हो कि आपका टीचर आपको उसी दिन आपको अकाउंटेंट बना दे? नहीं, आप उसको टाइम दो, समय दो कि वो आपको उन सभी चीज़ों को अच्छे से सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप आपको उन सब चीज़ों को सिखाए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होना चाहिए कि जब एक एम्प्लॉय आपके यहाँ पर काम करने के लिए आता है तो आप उसको समय दो कि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके, वो दिखा सके कि हाँ वो कितना अच्छा काम कर सकता है, तो उसको एक रीजनेबल टाइम दो अपनी परफॉर्मेंस को शो करने का। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र या फ्रीक्वेंट टर्नओवर्स नहीं होनी चाहिए, एकदम से एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर नहीं निकाला जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो उन्होंने यही बोला कि जो भी आपके सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ है उनको उनकी पोस्ट पर एक मिनिमम फिक्स टेन्योर तक रखो और एम्प्लॉय के जो टर्नओवर है उसको कम से कम करो। उसके बाद आता है हमारा इनिशिएटिव का प्रिंसिपल। इनिशिएटिव कहता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, खुद आगे बढ़कर कुछ काम करना। तो यहाँ पे वर्कर्स को एनकरेज किया जाता है कि अगर आपके माइंड में कोई भी सजेशन है, आपको लगता है कि आपके माइंड में कोई ऐसा सजेशन है जिससे कंपनी का फ़ायदा हो सकता है, तो आओ और आके हमें यहाँ पर बताओ, ठीक है, हम सुनना चाहते हैं। तो इनिशिएटिव कहता है कि खुद आगे बढ़कर पहला स्टेप लो, सजेशन दो, अच्छा सजेशन होगा तो हम आपको उसके लिए रिवॉर्ड करेंगे। उसके बाद एस्पिरिट डिकॉप्स, यानी कि एक साथ मिलकर काम करना है, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम करना है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग देनी है, टीम स्पिरिट के साथ काम करना है। कभी भी बात करते हुए ये नहीं कहना कि मैंने किया है, हमेशा हम ये कहेंगे कि हमने किया है। कभी हमें लगता है कि हमें कोई ग्रुप टास्क दिया गया है, हमारा बेचारा एक साथी बीमार पड़ गया है, तो ऐसे नहीं करना कि ठीक है अब ये अपना काम आप खुद कर लेगा, हम क्यों करें इसका काम, खुद तो बीमार हो गया, घर पे आराम कर रहा है और हम इसका काम करें। नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको उसका काम भी आपस में बांट लेना है और ग्रुप टारगेट को अचीव करना है। ये होता है एस्पिरिट डिकॉप्स, जो टीम स्पिरिट लेकर आते हैं आपके अंदर, एक बिलोंगिंगनेस, एक अपनेपन का एहसास लेकर आता है, जो आपको टीम में रहने की सलाह देता है, जो ये कहता है कि हमेशा अपने आप को एक साथ लेकर चलो। तो यहाँ पर टीम स्पिरिट को प्रमोट किया गया, यूनिटी को प्रमोट किया गया, हार्मनी को प्रमोट किया गया एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये लो बच्चों, 14 प्रिंसिपल्स जो थे फ्योल के, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब आपके लिए देखो फिर से मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ लेकर आई हूँ। इन सभी चीज़ों में आप लोगों ने एक चीज़ तो पढ़ी नहीं, क्या? हमारे टेलर साहब के बारे में, हमारे फ्योल साहब के बारे में। अक्सर बच्चा जब इस चैप्टर को प्रिपेयर करता है तो उन लोगों के बारे में पढ़ना भूल जाता है, या अगर पढ़ भी रहा होता है तो एक बार फ्योल जी के बारे में पढ़ा, फिर कुछ प्रिंसिपल्स बीच में आ गए, फिर उसके बाद टेलर जी के बारे में पढ़ा, तो फ्योल जी के बारे में क्या था वो भूल गया, या वो क्या कर देता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मैं आपके लिए दोनों की ही जो बायोग्राफी है वो एक साथ लेकर आई हूँ ताकि आप एक कंपैरिजन देख सको। तो सबसे पहले बात करूंगी फ्योल जी की। इनका लाइफ स्पेन था कि 1841 से लेकर 1925 तक इन्होंने सर्वाइव किया है। प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो बाय प्रोफेशन ये माइनिंग इंजीनियर थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये माइनिंग एग्जीक्यूटिव भी रह सके, ऑथर थे, डायरेक्टर थे हमारे वहाँ पे माइंस के, तो बेसिकली टॉप लेवल पे ही ज़्यादा काम करते आए हैं। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कि इन्होंने जनरल थ्योरी दी हमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, फाउंडर रहे हैं मॉडर्न मैनेजमेंट के मेथड्स के, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने ही हमें दिए हैं और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। वहीं पर FW टेलर साहब की अगर मैं बात करूं तो लाइफ स्पेन है इनका 1856 से लेकर 1915 तक। प्रोफेशन की बात करूं इनके तो ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे,
वो माइनिंग इंजीनियर थे, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे और ये एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी रह चुके थे। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इन्होंने पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें दिया विद देयर टेक्निक्स, और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। आई होप कि आज आपने चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, डिटेल में पढ़ चुके हो। अब बस आपको फिनिशिंग देनी थी, तो फिनिशिंग के लिए जो ये वन शॉट है इसने आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करा दिया होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक ये वाला चैप्टर बच्चों अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।